गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 16 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोटेशन क्या है जो हम डेली देखते हैं अपने वीडियो में। ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस तभी मिलेगा जब आप वहाँ तक जाने की कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्य को बड़ा देख करके पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले हिम्मत हार जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी भी कामयाबी को पाने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। जब आप जैसे जैसे एक स्टेप चढ़ोगे, दूसरे स्टेप चढ़ोगे, तो जो भी कमियां होंगी उसको आप सीखते जाओगे कि ठीक है, मुझे अब ये कमियां नहीं अपने अंदर आने देनी है, अपने आप में सुधार लाना है। और कमियों को सुधारते हुए आप धीरे धीरे एक स्टेप दो स्टेप करते करते आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपना पहला स्टेप स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना पहला स्टेप लीजिए, पहले ही हिम्मत मत हारिए। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि आप एक बार खटखटाइए तो दरवाज़ा, फिर देखिए क्या होता है। ओके, तो ध्यान रखना है, हमें शुरुआत बहुत ज़रूरी है करना। ओके, चलिए देखते हैं। जो हम देखते हैं यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज डेली आपको क्या करना है, ये डेली फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। आपको क्या करना है, सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी से नंबर देना है 5 में से। और वो नंबर दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि मुझे कितना नंबर मिला है। आपको ये मिनिमम कम से कम 21 डेज तक फॉलो करना है, क्योंकि इसको फॉलो करने में देखिए यहाँ पे 99% है, तो हमें उस 1% में आना है जो इसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करिएगा, ये आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये आपका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा रूटीन बना देगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में मदद करेगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। इसकी बात हो रही है जाति सर्वेक्षण की। तो बताना है कि इसको शुरू करने वाला तीसरे नंबर का, पहला नहीं पूछ रहा है ना दूसरा पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, तीसरे नंबर का राज्य बताना है कि कौन सा बना है भारत में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो कौन सा राज्य बना है दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो वो है बी, तेलंगाना। कौन बना है, तेलंगाना बना है दोस्तों। ये हो गया तीसरे नंबर का राज्य। तो इससे पहले कौन कौन किया हुआ है, तो इससे पहले किया हुआ है आंध्र प्रदेश और फिर दूसरे नंबर पे बिहार, और अब ये हो गया है तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तीसरे पे कौन है, तेलंगाना है दोस्तों। ये जो सर्वेक्षण होता है इसको बोलते हैं जनगणना। क्या बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। इसकी शुरुआत हमारे भारत में कब हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1872 में। इसको सबसे पहले शुरू किए थे लॉर्ड मेयो जी ने। किसने, लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद फिर 1881 से ये रेगुलर होना स्टार्ट हो गया। 1881 में स्टार्ट किए थे लॉर्ड रिपन जी। कौन किए थे, लॉर्ड रिपन। ये शुरू किए थे 1881 से कि अब हर 10 साल पे जनगणना होगा। ओके, और ये जो जनगणना चल रही थी इसमें सभी जातियों के मतलब लिए जनगणना थी, बट जा करके 1931 तक ये जनगणना ऐसी हो गई कि उसके बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई। जनगणना होती थी लेकिन जातिगत नहीं होती थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि लास्ट बार जातिगत जनगणना किस वर्ष तक हुई है, तो 1931 तक हुई है। और सबसे पहले किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने। वो सन कौन था, 1872। और उसके बाद कंटिन्यू हर 10 साल पे किसने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने 1881 से हर 10 साल पे। और दोस्तों जब पहली बार ये जनगणना शुरू हुआ था तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे। ये भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है बार बार। तो वो कौन थे, वो थे WC प्लोडेन। उसमें दोस्तों अंग्रेज़ों का राज था तो इसलिए अंग्रेज ही हैं ये, WC प्लोडेन। ये है हमारे देश के पहले जनगणना आयुक्त। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ में है कि तीसरा राज्य बना है जाति सर्वेक्षण करने वाला तेलंगाना।
दोस्तों ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि अब इससे ये अंदाज़ा लगाएगा कि हमारे राज्य में किसकी कैसी स्थिति है और उसी के हिसाब से उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कोई भी उत्थान या योजना बनाएगा। कौन? तेलंगाना। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भागीरथ शुरू किया है? क्या बात हो रहा है? हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाएगा। कौन सा मिशन है ये? मिशन भागीरथ। तो बताना है कि ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है मिशन भागीरथ। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी अगेन तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। अभी हमने ऊपर देखा कि जाति सर्वेक्षण शुरू हुआ है तेलंगाना में और उसी राज्य में शुरू हुआ है मिशन भागीरथ। दोस्तों ये जो मिशन भागीरथ है ये शुरू हुआ है कौन से योजना के तहत? तो ये शुरू हुआ है पेयजल आपूर्ति योजना के तहत। ये योजना जो दोस्तों है पेयजल आपूर्ति योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2023 में। और दोस्तों ये तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मिशन भागीरथ, बट ये जो तेलंगाना राज्य है इसी ने सबसे पहले पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी सन 2023 में। और ये हमारे देश का पहला राज्य बना था जिसने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछे कि कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहली बार सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाया था हर घरों में, तो वो है तेलंगाना ही, सन 2023 में इस योजना के तहत। और उसी योजना का हिस्सा है ये मिशन भागीरथ, उसी का हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई भी पेयजल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको तेलंगाना ही सोचना है। ओके, और यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों तेलंगाना के मिशन भागीरथ योजना की। दोस्तों भागीरथ नदी जो है वो उत्तराखंड में है। आपको यहाँ पे देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग नदी के नाम से हो सकता है कंफ्यूज हो जाए इधर उधर, तो हमें एकदम सॉलिड नॉलेज रखना है इसके बारे में। ओके, इसमें दोस्तों क्या होगा कि हर घर में कनेक्शन दिया जाएगा। ओके, और जब ये योजना शुरू हुई थी सन 2023 में शुरू हुई थी तेलंगाना के द्वारा, तो उसी से इंस्पायर होकर के भारत सरकार ने शुरू किया था हर घर जल, जो आप देख रहे होगे हर घर जल। तो ये जो शुरू हुआ है मिशन भारत सरकार के द्वारा, ये इंस्पायर हुआ था तेलंगाना राज्य से, क्योंकि सबसे पहले सेंटर से भी पहले तेलंगाना ने शुरू किया था ये मिशन। ओके, तो ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है कहाँ पे शुरू हुआ था ये, सबसे पहले तेलंगाना में। ओके, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों जल का। किसकी बात हो रहा है? जल का। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ जियोग्राफी के बारे में। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे जियोग्राफी के भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया है कि दोस्तों हमारी पृथ्वी पे टोटल 97% जो जल है वो कहाँ पे है? वो समुद्र में है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, 97% जो जल है वो समुद्र में है, जो कि एक खारा जल है। खारा जल है ये। ओके, 97%। ये तो हो गया 97% जो समुद्र में है और खारा है। उसके बाद बचा कितना? 100 में 3% बचा। तो ये जो 3% है दोस्तों, ये पूरा नहीं मिलता है हमें पीने के लिए। ये जो 3% शुद्ध जल है ये पूरा नहीं मिलता हमें पीने के लिए। इस 3% में जो 2% है वो है हिमानियों में। कहाँ पे है? हिमानी में है। जैसे होता है ना कि ग्लेशियर वगैरह, उसमें है 2%। और अब बचा सिर्फ और सिर्फ 1%। 1% शुद्ध बचा। ओके, और अब जो 1% बचा ये 1%, उसमें से भी हम देखिए यहाँ पे 0.009 इतना परसेंट जो जल है 9, ये है कहाँ पे? ये है झीलों में। उसके बाद ये बात हो रहा है दोस्तों 0.009 का। उसके बाद 0.8% कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों ग्राउंड में, भूमिगत जल है ये। ओके, यही भूमिगत जो है ये हम पीते हैं। ओके, और उसके बाद ये जो 0.0019% जल है वो है हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि वातावरण में है। ओके, और शेष बचा 0.0001 ये है नदियों में। तो ये सब जो जल का
क्लासिफिकेशन है कि कहाँ पे क्या क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि टफ लेवल जो एग्जाम का धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए, क्या पूछ दे, तो हमें हर तरीके से तैयार रखना है। क्योंकि ये मिशन अभी न्यूज़ में है तो जल के बारे में हमें जानना जरूरी था। हमने यहाँ पे बता दिया, आपको इसको नोट कर लेना है। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए तो हमें अच्छे से टैकल करना है इससे संबंधित। ओके, अब यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों तेलंगाना का, तो जल्दी से देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून को हुई थी, जो सन था 2014। इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। ओके, इस समय ये बना था हमारे देश का 29वां राज्य। ओके, 29 नंबर का। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम कौन है। इतना अच्छा मिशन यहाँ पे लागू हो रहा है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वो है रेवंत रेड्डी जी। यहाँ के क्या है, सीएम है रेवंत रेड्डी जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर तो वो है जिष्णु, रुकिए दोस्तों, नया पेन लिए हैं तो हम लिख नहीं पा रहे हैं इस पर सही से। जिष्णु देव शर्मा। धीरे धीरे आदत बन जाएगा इस पे लिखने का, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समस्या है तो थोड़ा सा झेल लीजिए। ओके, इसलिए मैं आपको हर चीज़ें 2 बार बोल रहा हूँ कि जो अच्छे से इस पे नहीं लिखा पा रहा है वो आप सुन करके अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिए। ओके, तो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी और गवर्नर है जिष्णु देव शर्मा जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब से करने को कहा है। तो बात हो रहा है डिजिटल फसल सर्वेक्षण का। तो बताना है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कब से कहा है कि आपको शुरू करना है डिजिटल फसल सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये पहली बार डिजिटल रूप में होने वाला है। तो कब से शुरू होगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, ये शुरू हो रहा है जुलाई 2024 से। जुलाई 2024 से शुरू होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। इसमें दोस्तों जो डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है उसके तहत इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। और डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है उसमें लक्ष्य ये है कि किसानों को हमें मुफ्त में बीज प्रोवाइड कराना है और उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग देना है कि हमें किस टाइम में क्या चीज़ खेत में डालना है, किस टाइम में किस चीज़ की बुआई करना है, ये सब बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा किसानों को। और साथ ही साथ अगर किसानों की फसल नुकसान हो जाती है तो सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। तो उसी के तहत ये फसल सर्वेक्षण भी हो रहा है जो कि जुलाई 2024 से शुरू होगा। ओके, तो ध्यान रखना है दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, किसकी बात हो रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये है अभी हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये कब से शुरू हो रहा है डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जुलाई 2024 से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और बात हो रही है कृषि के बारे में, तो कृषि का एक क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में कि वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी, यानी कि जैविक कृषि। जैविक कौन सी कृषि, जैविक। इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से कृषि की जाती है। कोई भी बाहरी मतलब खाद और या फिर कोई भी पेस्टिसाइड्स होता है वो सब यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल जैविक तरीके से होता है। तो ये कौन शुरू किया था सबसे पहली बार, तो वो सिक्किम। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है कि सिक्किम ने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, ब्लॉक प्रूविंग बॉय एक्सेल काउंटर, जिसको बोलते हैं BPAC सिस्टम, किस संस्था से संबंधित है। तो बताना है कि ब्लॉक प्रूविंग बॉय एक्सेल काउंटर सिस्टम ये किस संस्था से संबंधित है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किससे संबंधित है ये, तो ये है भारतीय रेलवे से संबंधित। ये क्वेश्चन भी क्यों ऐड किया गया, अभी रेलवे के एग्ज़ाम बहुत होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में ये रेलवे से संबंधित है तो आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि ये सिस्टम जो है संबंधित है भारतीय रेलवे से। ये सिस्टम कैसा है, रेलवे से संबंधित है तो
आपको थोड़ा सा गेस करना चाहिए कि ये सेफ्टी से रिलेटेड है। ओके, सेफ्टी से, सुरक्षा से संबंधित है ये। और यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों BPAC की। तो इसकी शुरुआत अभी तो देखिए ये बहुत पहले से चल रहा है, बट अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी ये शुरू किया गया है कहाँ पे? ये शुरू हुआ है, ये मुंबई में शुरू हुआ है। और मुंबई कौन से जोन में आता है? तो आता है सेंट्रल जोन में आता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में BPAC किस जोन में शुरू किया गया है? तो सेंट्रल जोन में। वहाँ पे दे देगा आपको ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन। तो ध्यान रखना है BPAC अभी हाल ही में शुरू हुआ है सेंट्रल जोन में, जो कि मुंबई में है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेलवे के बारे में देख रहे हो और रेलवे के एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से क्या बनता है आपको पता ही होगा शायद, कि सबसे पहले अपने देश में, भारत में रेलवे कहाँ पे चली थी सबसे पहले? तो कहाँ पे चली थी? मुंबई में चली थी। कहाँ पे? मुंबई में चली थी। और मुंबई में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बोरी बंदर से ठाणे तक। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि कितने किलोमीटर वो था। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है कि कितने किलोमीटर सबसे पहली बार ट्रेन चली थी भारत में? तो वो चली थी 34 किलोमीटर। और किस सन में चली थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल को, और सन था 1853। ये पहली मालगाड़ी नहीं थी, ये सवारी गाड़ी थी, पैसेंजर वाली। ओके, और इससे भी एक साल पहले 1852 में चली थी क्या? मालगाड़ी भारत में। कहाँ पे चली थी? उत्तराखंड में चली थी। तो ध्यान देना है, एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे पहली सवारी गाड़ी कब चली थी, तो 1853 में। और यदि मालगाड़ी पूछे तो 1852 में चली थी, और ये यूके यानी कि उत्तराखंड में चली थी। और यदि आपको ये जानना है कि उत्तराखंड में भी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो चली थी रुड़की से लेकर के चली थी कलियन शरीफ तक। ये दोस्तों पहली मालगाड़ी थी भारत की, 1852 में चली थी। और पैसेंजर गाड़ी जो चली थी वो 1853 में चली थी मुंबई में, जो कि बताएं हम कहाँ से कहाँ? बोरी बंदर से ठाणे 34 किलोमीटर। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो किस गवर्नर के टाइम में या फिर किसके समय में शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी दोस्तों, शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ट्रेन चली थी भारत में, पैसेंजर ट्रेन, उसमें 3 इंजन लगाए गए थे। ओके, भाप के इंजन थे वो तीनों। तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके कि वो 3 इंजन में से तीसरा जो इंजन था वो कौन था। मैं आपको यहाँ पे 2 इंजन का नाम बता दे रहा हूँ। ओके, तो उसमें जो एक इंजन था उसका नाम था सुल्तान, और जो दूसरा था उसका नाम था सिंधु। ओके, अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो तीसरा इंजन कौन था। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला क्या है? अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बॉट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है? तो कौन सी बात हो रही है दोस्तों? डाउट क्लियरेंस जो कि बॉट AI आधारित ऐप है, वो किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है D, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। ये ऐप कैसा ऐप है, इसका काम क्या है? ये दोस्तों ये बच्चों के स्कूल में ये ऐप यूज किया जाएगा। कैसे? डाउट क्लियर करने में। अगर कोई भी डाउट होगा तो ये ऐप उसमें मदद करेगा, और ये मतलब बच्चों को जो भी इंटेलिजेंट वाली लर्निंग होती है उसको कराने में मदद करेगा ये ऐप, जो कि डाउट क्लियरेंस बॉट है। ओके, कहाँ पे ये शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो यहाँ के CM है नारा चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के CM है। और राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर है सैयद
सैयद अब्दुल नज़ीर, ये है यहाँ के गवर्नर। ओके, सीएम है नारा चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है सैयद अब्दुल नज़ीर। तो बात हो रही है डाउट क्लियरेंस बॉट, जो कि एआई आधारित एप्लीकेशन है, ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट की। तो बताना है किसमें महिला सिंगल्स में किसने खिताब जीता है भारत का। ओके, तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसने जीता है, ए तान्या हेमंत ने। किसने, तान्या हेमंत ने जीता है ये चैलेंज। दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको लग रहा है कि इजी है, बट इमेजिन कि एक सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट हाल ही में जो आयोजित हुआ है ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है। ओके, क्वेश्चन को ऐसे भी हमें माइंड में रखना है, इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। यहाँ पे देखिए बात हो रही है महिला सिंगल्स की, तो तान्या हेमंत। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी तान्या हेमंत जी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 एंगल से सोचने चाहिए, पता नहीं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ दे। दोस्तों ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि हाल ही में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया है। अगला क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है, सी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में। इसमें दोस्तों जो भी यहाँ पे चयन होगा जिस बच्चे का, उन्हें नए कौशल सिखाए जाएंगे, उनको रियल अनुभव कराया जाएगा कि आपको रियल में क्या क्या अनुभव होता है। का यही फ़ायदा है कि आपको नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा और आपको नया अनुभव मिलेगा जो कि एकदम रियल अनुभव होगा। ये जो दोस्तों ये जो अप्रेंटिस होता है इसको भारत सरकार मानती है कि ये सबसे टिकाऊ मॉडल है किसी भी कौशल विकास को बनाने में, तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है हमारे सरकार के द्वारा। ओके, जो कहाँ पे आयोजित हुआ है इस बार, मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में वो है मोहन यादव जी। सीएम कौन है, तो वो है मोहन यादव जी हैं यहाँ के सीएम। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल वो कौन है, तो वो है मंगू भाई सी पटेल जी, यहाँ के गवर्नर है मध्य प्रदेश के। तो ध्यान देना है कहाँ पे हुआ है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। किसकी बात हो रही है, वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। दोस्तों ये हर साल होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, वार्षिक। इसमें कौन कौन से देश आपस में बातचीत करते हैं, ये यहाँ पे इंडिया, अपना प्यारा इंडिया और यूएसए आपस में मेजबानी करते हैं इसका। और यहाँ पे बात होता है कि हमें कैसे आपस में द्विपक्षीय व्यापार करना है, कैसे आपस में जो आपूर्ति श्रृंखला होती है ना, चैन, कि हमें कौन सा सामान आपको देना है, कौन सा आप हमें दोगे, इसके बारे में बात होती है। और साथ ही साथ हम यूएसए से बात करते हैं सेमीकंडक्टर निवेश के बारे में, कि हमें कैसे आपसे कितना सेमीकंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर वही होता है जो बैटरियों में यूज होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात होती है। और साथ ही साथ जो अभी उभरता हुआ टॉपिक है एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो इस पर भी बात होती है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैसे आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये सब बात होता है वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन में, जो कि 2024 में हो रहा है नई दिल्ली में। ओके, ये एक दिन का होता है, ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अंतर संसदीय संघ जिसको बोलते हैं IPU की 149वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? किसकी बात हो रही है? अंतर संसदीय संघ की। यानी कि अंतर संसदीय यानी कि कई देशों के संसद एक पास आकर के मिलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि संसद ही उठ करके चला जाएगा, तो हमारी तरफ से एक प्रतिनिधि जाते हैं। तो अभी बताते हैं कि हमारे वहाँ से कौन जाते हैं उसमें शामिल होने। बट आपको उससे पहले ये बताना है कि इस बार 149वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो वो हुई है दोस्तों, सामने आपके ऑप्शन है, हुआ है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पे हुआ है 149वें नंबर का बैठक। दोस्तों इसमें पता है कौन भाग लेते हैं भारत की तरफ से? इसमें भाग लेते हैं हमारे लोकसभा स्पीकर जो कि है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी, जो कि है लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। ये भाग लेते हैं। सभी देशों के जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो आते हैं यहाँ पे, मीटिंग होता है और बात होता है कि हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में कैसे काम करना है, साथ ही साथ जो भी नवाचार है, प्रौद्योगिकी है, उसमें कैसे बढ़ाना है, और जो पूरे वर्ल्ड में जो शांति स्थापित करने का प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए, हमें कैसे आपस में सबको मिलजुल के रहना है, कैसे मानवता को बढ़ावा देना है, इन सब टॉपिक पे बात होता है। सभी देशों के संसद के जो होते हैं स्पीकर, अध्यक्ष, वो आकर के यहाँ पे मीटिंग करते हैं। जो 149वें नंबर की बैठक है ये हो रही है जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में। ओके दोस्तों, ये जो अंतर संसदीय संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी हमें एग्जाम में आ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी, इस अंतर संसदीय संघ की ये हुई थी 30 जून को सन 1889 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में यानी कि फ्रांस में। बट प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जहाँ पे इस बार का मीटिंग हो रहा है जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बट इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1889 को पेरिस में यानी कि फ्रांस देश में। ओके, तो ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 181 देश हैं और अभी हाल ही में जो 181वें नंबर का देश बना है वो भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो कौन सा देश बना है? वो है जमैका। कौन बना है? जमैका बना है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपको लगा हो देखने के बाद, अच्छा बुरा, वो कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई भी जरूर देंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।